वेलकम टू बीआर के लिए वेंकटेश मेडकुंडा। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जिसकी नाम सुन के पूरी आदिलाबाद जिला में मशहूर है। उन्हें उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेता घटी के क्रांति कुमार। उन्होंने पार्टी में ज्यादा साल से पार्टी के साथ हैं। आने वाले चुनाव में एमएलसी चुनाव में उन्हें उम्मीदवार बनना चाहते हैं, एमएलसी उम्मीदवार बनना चाह रहे हैं। क्यों बनना चाह रहे हैं, उनको टिकट क्यों देना है, ये सब उससे बात करेंगे। सर नमस्ते सर, क्रांति कुमार सर। नमस्कार सर। आपकी वैल्यूबल टाइम के लिए देने के लिए बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सर। बताइए, आप बीजेपी के साथ आपकी नाता पूछे तो आप क्या बोलेगा? बीजेपी के साथ मेरा नाता बोलते हैं एक माँ बेटे के नाता जैसा है। मेरे पिताजी लोग, मेरे बड़े पिताजी लोग पूरे संघ से जुड़े हुए हैं। मैं भी एक बाली स्वयंसेवक हूँ। वैसे एबीवीपी में काम करते-करते एक 20 साल से मैं बीजेपी में काम करते रहा हूँ। हुँ, तो ये एक पार्टी से मेरा एक फैमिली रिलेशन जैसा है। हुँ। आपको कभी भी पार्टी चेंज करने के मन भी नहीं आया अभी तक? नहीं, वो हो भी नहीं सकता। हाँ, मैं क्यों उतना उतना पावरफुल नाता क्यों बीजेपी के साथ वो आपका? तो ये सिस्टम पूरा हमारे को समझ चुके हैं। हुँ, ये एक आदमी के लिए काम करने का पार्टी नहीं है। हुँ, ये एक समाज में कुछ चेंजेस लाने के लिए, कुछ हुँ, अपने भारतीय समाज में कुछ डेवलपमेंट्स करने के लिए हुँ। लगाए सो पार्टी है। एक व्यक्ति का पूरा साला देश ऐसा चल रहा है? ऐसा 100% तुम्हारा जो सोच रहे हैं आप, ऐसा पूरा 100% देश में चल रहा है? पूरा देश में जो भी सच ही बताना आप। पूरा देश में जो भी बीजेपी कार्यकर्ता है, हाँ। उन्हों सेल्फ का बेनिफिट्स के लिए नहीं सोचता है। उन्हों हुँ, खुद पार्टी के तरफ से देश को अपन अपने तरफ से क्या समाज सेवा कर सकते हैं, हुँ। देश की सेवा में, भारत माता की सेवा में अपन क्या कर सकते हैं, वो ही सोच रहता है बीजेपी का हर पार कार्यकर्ता को। ठीक है, राजनीति में एजुकेशन बहुत अहम होता है। आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है? मैं एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करा हूँ। हुँ, उसके बाद मैं बीएड करके एमएड भी कर चुका हूँ। हुँ, हुँ, तो मैं पहला मेरा प्रोफ़ेशन लेक्चरर करा था कॉलेज में। बाद में मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लगा के और एजुकेशनल कंसल्टेंट का रोल निभाते हुए क्रांति एजुकेशनल सर्विसेज़ से मैं हज़ारों लोगों स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशंस का गाइडेंस कर चुका हूँ। कुछ ब्रीफ एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब क्या है, उसका नाम क्या है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का नाम क्या है? मैं 2009 में अभ्यास गुरुकुलम बोल के स्कूल और हुँ, जूनियर कॉलेज एस्टेब्लिश करने का प्लान हुँ, करा था, हुँ, कुछ मेरे मित्र लोगों से मिलके। तो उसका एस्टेब्लिशमेंट 2010 में करे थे, हुँ, आदिलाबाद असेंबली में। हुँ, जो हर बच्चा आदिलाबाद पार्लियामेंट रीजन से आदिलाबाद जिला से एक हुँ, पढ़ाई करने के लिए अच्छी खास क्वालिटी एजुकेशन मिलने के लिए हैदराबाद और दूसरे बड़े शहर में जाने का सिचुएशंस था। हुँ, तो हमारे आदिलाबाद की बच्चा बाहर गाँव जाके कहीं को पढ़ना, हमारे आदिलाबाद में वो व्यवस्था करना, हुँ, स्कूल एजुकेशन में हम कुछ बदलाव लाना के लिए मैं खुद प्लान करके मैं एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुँ, एमएड करके हूँ। हुँ, एमएड के बाद मैंने सोचा था जब तक मैं जॉब कर रहा था, एमएड करते टाइम पे भी मैं जॉब कर रहा था। जब मैं सोचा मैं खुद एक इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करके अपना एरिया के बच्चों को वो तो बाहर जाके पढ़ना बोलता हमारे एरिया के पब्लिक को बहुत मुश्किल रहता है। फाइनेंशियल कंडीशंस हमारे बहुत बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। हुँ, तेलंगाना में हमारा आदिलाबाद बोलते हो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। हमारा खाली पूरा ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूरा किसान लोग हैं। हुँ, वो हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ नहीं है। दूसरे जगह पे दूसरा जिला में साल में 2-3 फसल निकालते हैं एक-एक किसान। हुँ, हमारे पास एक ही फसल निकलता है हमारे किसान। वही फसल भी पूरा प्रकृति के ऊपर डिपेंड रहता है। बारिश अच्छा रहा तो फसल अच्छा निकलता, बारिश नहीं रहा तो फसल खत्म, बारिश ज़्यादा भी गिरा तो फसल खत्म। पूरा उनका डेवलपमेंट पूरा उनका फसल का जितना भी यील्ड आना है वो पूरा भगवान के ऊपर छोड़ के खेती-बाड़ी करता है। तो ऐसा सिचुएशंस में ज़्यादा फीसेस भर के दूसरा गाँव में जाके उनके बच्चों को पढ़ाई करना किसान और फसल के बारे में आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट तीसरी बार चुन के और रूल कर रहे हैं। हुँ, उन्हें क्या कर रहे हैं? तेलंगाना रीजन में। हुँ। पीएम किसान योजना बोल के हाँ, पहले ही हर किसान को सपोर्ट करना बोल के ₹6000 इससे पहले तक दे रहे थे। हुँ, हुँ, अभी ₹10,000 तक मोदी साहब ने उसको हुँ, इंक्रीज़ किया है, हर एक किसान के खाता में हुँ, ₹10,000 गए जैसा। ये करेक्ट टाइम पे जा रहा है। अपने स्टेट गवर्नमेंट में जो बोल रहा है वो टाइम पे नहीं रेगुलर टाइम पे नहीं जा रहा है, उसको जो टाइम पे यूज़ होता है वो टाइम पे वो पैसे नहीं जा रहा है। इसका मतलब लेकिन आप और बोल रहे इससे हैं कि पहले इसका तो मतलब आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस जो तेलंगाना में जो सरकार बैठी हुई है, हाँ। वो किसानों के लिए कुछ नहीं कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा बोल तो करे से ज़्यादा बता ले रहे हैं। अभी हुँ, उन्होंने ऋणमाफ़ी का फसल का जो भी बैंक में लोन्स लिया है उसको पूरा माफ़ कर दिया बोल के बोल रहे हैं। हुँ, हुँ, 25% पब्लिक को किसानों को भी वो फसल का माफ़ी का उसका बेनिफिट्स अभी तक नहीं मिला। मेरा खुद का खेती का भी मेरे को ऋणमाफ़ी नहीं मिला है। हुँ, हुँ, और ऐसे देख के गए तो रैतु भरोसा बोल के है, वो अभी तक अपना तेलंगाना रीजन के जो भी एक भी किसान के खाता में अमाउंट भी नहीं गिरा है।
तो उन्होंने हम कर रहे बोल के ज़्यादा बता ले रहे, लेकिन हमारे जैसा जो भी करे वही नहीं बता रहे। 80% पूरा होगा ऋण माफी जो बोल रहा था, जो गलत बात कांग्रेस है, लीडर्स हैं, गलत बात वो इससे मानते हैं कि नहीं है, आप? गलत बात है, गलत हाँ। 80% नहीं, 20% भी कंप्लीट नहीं हुआ है। हुँ, 20%। 20% हमारे आदिलाबाद में तो 20% भी नहीं हुआ है। ओह! 55,000 के ऊपर हमें खर्चा किया था ऋण माफी को, मतलब सबको सबके अकाउंट में, किसानों के अकाउंट में। जो ये ऋण माफी का स्कीम में उन्होंने हाँ, बताया, सो जो हर एक किसान को 2 लाख तक ऋण माफी हाँ। कर तो बोल के बताया है। तो 2 लाख के ज़्यादा पैसे लिए से वाले भी रहते हैं, 3 लाख तक लिए वाला रहता है। उनको 2 लाख तक कंप्लीट करना है। उन्होंने इलेक्शन टाइम पे डिसेंबर 9 को मैं सीएम बन रहा हूँ, जब तक तुम्हारा कुछ लोन नहीं है तो भी तुम पेड करके तुम लोन ले लो, मैं आते ही तुम्हारा 2 लाख मैं माफ़ कर दूँ बोल के रेवंत रेड्डी साहब ने बताया है। अभी देखें तो 1 लाख तक लिए लोन लिए से वालों को कंप्लीट हुआ बोल के लग रहा है। उसके बाद तो 1,25,000, 1,50,000, 2 लाख तक लिए हुए किसी को भी ऋण माफ़ी का बेनिफिट्स फार्मर्स को नहीं मिला है। रेवंत रेड्डी की सरकार के बारे में आप क्या बोल रहे हैं? क्या बताना चाह रहे हैं? मतलब ये रूलिंग अच्छा है कि नहीं? आपको ऑब्वियसली आप अपोजिशन लीडर हैं, तो उनको नहीं मानते, लेकिन आप बोलना चाहिए कि सीधा बोलना जो चाहिए जो कि अच्छा है वो अच्छा बोलना हाँ, पड़ेगा, हाँ। उसमें अपोज़िशन है हम कौन-सा उसको अच्छा है? कौन-सा अच्छा है? हम बोल तो रेवंत रेड्डी की सरकार में अभी तक तो उन्होंने क्या है पूरा झूठा हामी देके गवर्नमेंट के आने के लिए जो बोलना पड़ा वो बोल दिया। वो हो सकता, नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं सोचा। जो बोलना पड़ा वो बोल दिया। वैसा काम हम नहीं करते। जो हम कर सकते वही प्रॉमिस हम करते। ऐसा अगर हम करना चाहे तो हम सत्ता में आना ही हमारा पहला लक्ष्य है, तो हम भी रेवंत रेड्डी के जैसा जो बात बोलना वो बोल सकते थे। लेकिन ऐसा बोल के हम कर्नाटक में पावर में आ सकते थे, लेकिन वो काम हम नहीं कर सकते। जो भी बात हम कर सकते हैं, जो काम हम कर सकते हैं, वही हमारे मोदी साहब, अमित शाह साहब, हमारे नड्डा साहब अपने पार्टी के मैनिफेस्टो में रखते हैं, वो 100% उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काम करते हैं। इन्हों सत्ता में आने के लिए 420 झूठे हामिज़ दे दिए। पूरा उनके हामिज़ 420 झूठे हामी, अब उसको इम्प्लीमेंट करने में उन्होंने एक भी कंप्लीट नहीं कर सक रहा है। उसके डाइवर्शन वो कंप्लीट नहीं हो रहा। अभी ऋण माफ़ी का टाइम पे हाइड्रा बोल के निकाला और वो होने के बाद मूसी बोल के निकाला। अभी असेंबली सेशन में ये ऋण माफ़ी का डिस्कशन करते कीलक समय में उन्होंने अल्लू अर्जुन के टॉपिक में 30 मिनट बात करके वो टॉपिक को डाइवर्ट करके ये पूरा चर्चा को रैतु भरोसा का ये पूरा चर्चा को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने अल्लू अर्जुन के टॉपिक में 30 मिनट असेंबली में पूरा डाइवर्ट करके पब्लिक के मूड को डाइवर्ट करने का डाइवर्शन पॉलिटिक्स करने में रेवंत रेड्डी एक्सपेक्ट है। उन्होंने जिसमें सक्सेस हुआ बोले तो खाली डाइवर्शन पॉलिटिक्स में सक्सेस हुआ, लेकिन पब्लिक को उन्होंने जो काम बोल के पावर में आया है, वो काम करने में 100% फेल्यूर है। तेलंगाना में बीजेपी सत्ता पे आने के चांसेस है कि नहीं? क्योंकि बोले तो राष्ट्रीय सरकार और केंद्र सरकार, केंद्र नायकत्व जो है बीजेपी में, हुँ। बीजेपी केंद्र नायकत्व है और स्टेट भी लीडरशिप भी है। वो बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो टच नहीं कर पाए। मतलब सत्ता में आने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो वोट की परसेंट की तौर से थोड़ा इंप्रूवमेंट हो रहे, लेकिन सत्ता सत्ता पे आने के चांसेस है कि नहीं? आपको भरोसा है? 100% हम अगले चुनाव में सत्ता में आने वाले ही थे। हमारा क्या है बोले तो हम झूठे वादे नहीं कर सकते। रेवंत रेड्डी हमारे से आगे बढ़ के हम जो कर सकते हैं वही प्रॉमिस करते हैं। हम देखो हमारे बंडी संजय जी के नेतृत्व में जब हमारे लीडरशिप थे, जब हम जो भी बोलते पब्लिक के जो भी हेजिटेशंस थे, हर एक फील्ड में हम हेजिटेशन करके हैं। कांग्रेस रेवंत रेड्डी साहब ने एक भी हेजिटेशन में पार्टिसिपेट नहीं है। हम अनएम्प्लॉयड यूथ की तरफ से बंडी संजय जी ने करा, इंटरमीडिएट पेपर लीकेजेस के टाइम पे बंडी संजय जी ने करा, फार्मर्स के इश्यूज में नलगोंडा में बंडी संजय जी ने करा। तो ऐसा देख लिए तो हमारे किशन रेड्डी साहब तो एक्सपर्ट है। बंडी संजय जी के साथ-साथ हम सब लोगों का गुरु है उन्हों, हम उनको बड़े भाई जैसा मानते हैं। वैसा अंडर लीडरशिप में हम कहीं के लिए नहीं आ सके बोले तो हम गलत हामियाँ नहीं दे सके। क्यों बोलते हमारे को ये क्रेडिबिलिटी एक स्टेट में दे के ये अब नहीं कर सके तो दूसरा स्टेट में हमारा क्रेडिबिलिटी निकल जाता है। हमारे वो क्रेडिबिलिटी हम पकड़ के रहने के लिए हमारे अधिष्ठानम जो भी सेंट्रल पार्टी जो भी डिसाइड करती है वही बोलना पड़ता है। ये गलत हामियाँ नहीं दे सके इसीलिए हम नहीं आ सके। अभी पब्लिक को पूरा समझ में आ गया है। केसीआर भी ऐसा ही करा, उससे ज़्यादा चीटर रेवंत रेड्डी निकला। तो इसमें अभी बीजेपी इज करेक्ट है बोल के पब्लिक को समझ तो में आ गया है। केसीआर और रेवंत रेड्डी में कौन-सा अच्छा केसीआर मतलब से ज़्यादा चीटर रेवंत रेड्डी है। हुँ। केसीआर से ज़्यादा चीटर रेवंत रेड्डी, ये कांग्रेस के डीएन में ही छे। उन्होंने आते ही डीएनए बदल लिया रेवंत रेड्डी साहब ने। वो रेवंत रेड्डी साहब ने परफेक्ट बना लिया। उन्होंने आपकी वैसे मतलब है रेवंत से केसीआर अच्छा है, आपकी मतलब है, आपकी बोलने की रे रे मतलब से। मैं केसीआर साहब को भी पब्लिक को हाँ। पूरा उन्होंने परेशान ही करा। हुँ, हुँ। उनसे ज़्यादा परेशानी रेवंत रेड्डी साहब कर रहे हो। पार्टी में जो अंतर्गत फाइट इंटरनल वार है, हुँ। मतलब बंडी संजय वर्सेस इंटरनल वर्ग फाइट बोल के जो चल रहा था, वो खबर बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। तो ये सच है कि नहीं? इंटरनल वार आपकी पार्टी में इंटरनल वार है कि नहीं? देखो साहब, हर एक पार्टी में लीडरशिप करते टाइम पे हुँ, कुछ-कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स वो सब चलते रहता हुँ, है। ये एक पार्टी बोले तो सब लोग मिलके डिसीजन लेने के लिए
पार्टी का ऐसा ये रहता है। तो हर लोग बैठ के डिसीज़न फाइनल टाइम पे बीजेपी में कभी कभी भी कौन-सा भी डिसीज़न में एक डिस्कशन आता है, लेकिन डिस्कशन का डेविएशन नहीं रहता है। मैं मेरा ओपिनियन बता सकता हूँ। बड़े स्थाई में, बड़े ओपिनियन बड़े पोज़ीशन में रहे सो वाले पूरे मिलके कुछ-कुछ में उनका उनका ओपिनियन बनाने के बाद में फाइनल में जो भी है उसमें सबसे अच्छा डिसीज़न कौन-सा है, जो देश के हित के लिए रहता है, जो पार्टी के लिए हित के लिए रहता है, जो पब्लिक के हित के लिए रहता है, वो डिसीज़न ही फाइनल होता है। पर्सनल एजेंडा बोल के बीजेपी में कौन-सा भी कार्यकर्ता को नहीं रहता है, कौन-सा भी लीडर को भी नहीं रहता है। तो ये क्या है पूरा कांग्रेस पार्टी ने ये मीडिया को पकड़ के ये पूरा बीजेपी में पूरा इंटरनल फाइटिंग से बीजेपी में पूरा इंटरनल फाइटिंग से ऐसा बोल के मिसगाइडेंस कर रहा है। एक्चुअली कांग्रेस पार्टी में उतना इंटरनल फाइटिंग्स बीजेपी में नहीं है, नहीं भी रहता है। क्यों बोलते हम हमारे पर्सनल एजेंडा में काम नहीं करते हैं, हम देश के हित में काम करते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने कभी भी बोलते हैं द नेशन फर्स्ट पार्टी नेक्स्ट बोल के, सेल्फ लास्ट बोल के बोलते हैं। हमारे हर कार्यकर्ता को हमारे पर्सनल प्रायोरिटी लास्ट ही रहता है। हम पॉलिटिकल क्षेत्र में करने के टाइम पे हमारा कुछ-कुछ पर्सनल ये होना, वो होना बोल के रहता है। वो डिस्कशन में लाने के बाद जो भी अल्टीमेट बेटर फैसला होगा देश के हित के लिए वही फाइनल हो जाए। बंडी बंडी संजय लास्ट अध्यक्ष था, तब पार्टी बलोपेत हुआ था, पार्टी लोगों के बीच में गया था, ऐसा कुछ सुना था। लेकिन अभी उस तरफ सिचुएशन नहीं है, जो कृष्ण रेड्डी की राष्ट्र नेतृत्व में अध्यक्ष नेतृत्व में हुँ। पार्टी उतना बलोपेत नहीं है, ऐसा कुछ सुन रहा था। गलत ये बात है सच है साहब, कि नहीं? गलत बात है साहब। आप बोले सो बंडी संजय जी के अब बंडी संजय जी के टाइम पे पार्टी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ, किशन रेड्डी के साहब में ना हुआ, ये 100% गलत बात है। ये आप बोले सो इसमें एक वर्ड करेक्ट है, बंडी संजय के टाइम पे पार्टी आगे बहुत स्पीड से चली है। किशन रेड्डी के टाइम पे पार्टी थोड़ा ये है बोल के आप बोल रहे हैं। बंडी संजय जी तक आपका वर्शन करेक्ट है, लेकिन किशन रेड्डी साहब के वो आपका वर्शन करेक्ट नहीं है। अगर किशन रेड्डी साहब का ऐसा है तो हम 8 एमएलएस जीते, 8 एमपीज़ जीते, 8 एमपीज़ बोले तो प्रोग्रेस है। एमएलए इलेक्शन के बाद एमपी 8 एमपीज़ बोले तो प्रोग्रेस, आधा एमपी सीट्स हम जीत लिए और किशन रेड्डी साहब की डायरेक्शन में बंडी संजय साहब समझो एक एक आदमी बंडी संजय साहब काम नहीं कर सकता है। ये पूरा कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। बंडी संजय साहब को जो कार्यकर्ता लोगों से पकड़ के उन्होंने काम करा उन्होंने वो जब वो हो गया है। ये बंडी संजय साहब का प्रेसिडेंटशिप बोलते हमारे पार्टी संस्थागत के निर्माण पे बहुत ज़्यादा रहता साहब। हर एक 3 साल में हम प्रेसिडेंट को हमारे अधिष्ठानम और कार्यकर्ता लोग करके प्रेसिडेंट कंटिन्यू रह सकता है और दूसरे लोगों को प्रेसिडेंट भी दे सकता है। और हम उस एक स्पीड से जाने के लिए हमारे किशन रेड्डी साहब को प्रेसिडेंटशिप दिए हैं। लेकिन कांग्रेस की मीडिया ने जो कार्यकर्ता लोगों में समझो, पब्लिक में समझो, बीजेपी में ऐसे इंटरनल फाइट है, ये पूरा गलत समाचार फैलाने से ये सब डिस्टर्ब होके हमारा पार्टी थोड़ा इलेक्शंस में डाउनफॉल होने की बात सही है। इसमें ये डाउनफॉल होने का पूरा ज़िम्मेदार किशन रेड्डी साहब का नहीं है। किशन रेड्डी साहब रहे तो ही हम 8 एमपी जीत सके। हम पूरे मैं बोला ना साहब, बंडी संजय जी के साथ-साथ हम पूरे किशन रेड्डी साहब के शिष्य जैसा लोग हैं। और अभी-अभी 2-3 दिन से एक खबर बाहर आ रही है कि अध्यक्ष मार्పు होने वाला है राष्ट्रीय जेल में। वो ईटल राजेंद्र की वो पद मिलने वाला है, ऐसा कुछ सुन रहा था। ये उतना समाचार नहीं है, लेकिन अध्यक्ष की मार्ग तो अध्यक्ष पदवी की नया प्रेसिडेंट तो बीजेपी स्टेट पार्टी को आता है। ये हमारे संस्थागत निर्माण में ये एक प्रक्रिया है। ये 100% हम रहता है। अब आपके मीडिया लोग बीजेपी का प्रेसिडेंट नहीं बदल रहे, नहीं बदल रहे, नहीं बदल रहे। वो कब बदलना है, जब भी बदलता साहब। हमारे अभी पहले बूथ कमिटियाँ अभी हो चुके हैं। अभी मंडल की कमिटियाँ हो रही हैं। इसके बाद जिला कमिटियाँ होती है। इसके बाद स्टेट कमिटी रहता है, उसके बाद नेशनल कमिटी रहता है। मीडिया के लिए नहीं तो अपोजिशन पार्टी के लिए हमारे प्रेसिडेंट लोगों को नहीं बदलते साहब। एक पार्टी के लिए हमारे एक टाइम प्लानिंग रहता है। वो टाइम प्लानिंग के हिसाब से वो संस्थागत निर्माण के हिसाब से वो एक प्रेसिडेंट बदलना, नहीं बदलना ये सब पूरा सेंट्रल पार्टी देखता है। हमारे को है नया प्रेसिडेंट आ रहा बोल के समाचार है, लेकिन वो कौन है बोल के अभी तक तो पूरा ये नहीं है साहब। राजनीति में रहना बोले तो स्टैंडर्ड होना बोले तो पैसों की मामला बहुत ज्यादा होता है और बहुत खर्चा करना पड़ता है। जो लक्ष्य है पॉलिटिक्स में आगे जाना है, बीजेपी को बलोपेत करना है और टॉप पोस्ट को जाना है, ऐसा बोले तो डेफिनेटली पैसों की जरूरत पड़ता है। लेकिन आप पूर्व बैकग्राउंड से आया, कुछ सुन रहा था, ये आप कैसा आगे जाने का मेरा कुछ बैकग्राउंड पता है? पूरा पूर्ण बैकग्राउंड नहीं है। आजकल के जो पॉलिटिकल लीडर्स, बिज़नेसमैन्स के जो है, वो हाँ। उतना बड़ा बैकग्राउंड नहीं है। हम्म। मेरे पिताजी रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर का काम कर रहे थे। मैं भी उन्होंने पहला आदिलाबाद में प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मेरा जैसा उन्होंने कॉलेजेस रखे थे। उनके सोच से कंटिन्यू करते हुए आदिलाबाद में प्राइवेट कॉलेजेस रहना, बच्चे बाहर इंटरमीडिएट से नहीं जाना। 10th होने के बाद हमारे पास पढ़ाई का कुछ सुविधा ही नहीं थे साहब। वो टाइम पे हमारे पिताजी ने सोच के कुछ उनके फ्रेंड्स मिलके
नालंदा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बोल के उन्होंने लगा है सर। वो उसके कंटिन्यूएशन में मैं अभी वो बढ़ते ही जा रहा है। 6th क्लास होते ही हमारे तरफ से आदिलाबाद से हैदराबाद को पढ़ाई के लिए आना था, सुविधाएँ नहीं थी पढ़ाई करने के लिए। वो सोच के मैं हाई स्कूल एजुकेशन में स्कूल एजुकेशन में बदलाव लाना है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आना है बोल के मैं अभ्यास गुरुकुलम बोल के और कृष्णवेणी टैलेंट स्कूल से फ्रैंचाइज़ी करके इचोड़ा में ऐसा हम स्कूल्स कॉलेजेस लगाए थे। हमारा उतना पूर्ण बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन ये करोड़ों रुपए खर्च करके राजनीति करने का वो व्यवहार हम नहीं है। अगर मेरे पास पैसा भी है तो मैं वो व्यवहार नहीं करता साहब। क्यों बोलते पब्लिक को मैं इससे पहले ही बताया, पब्लिक को झूठे बातें बोल के, तो झूठे तरीके में लेके जाके मैं पॉलिटिक्स में कुछ पाना भी नहीं चाहता साहब। जो अब आने वाला ग्रेजुएट चुनाव आने वाला है, ये 4 जिले का, हुँ। आप उम्मीदवार बनना चाह रहे हैं। अगर आपको पार्टी क्यों टिकट देना है बोले तो आपके जवाब क्या है? साहब इसमें मैं 100% मेरे तरफ से, मेरा पार्टी डिसाइड करना है, लेकिन मैं कहीं को टिकट नहीं पूछ रहा हूँ बोले तो साहब, मेरे तरफ से मैं 100% फिट हूँ बोल के मेरे को लग रहा है साहब। तो इसलिए मैं पार्टी को मैं टिकट हमारे एमएलए साहब पायल शंकर साहब से डिस्कस करके उनका परमिशन लेके, मैं अन्ना ऐसा मैं एमएलसी के लिए मैं कोशिश करना चाह रहा हूँ। आप अगर परमिशन दिया तो मैं एनरोलमेंट अपना आदिलाबाद इसमें कम है। अपन अगर आप अपने को आदिलाबाद में एनरोलमेंट अगर कर लिए, भविष्य में अपने को अपने पार्टी के लिए ये काम आता है बोल के उनका परमिशन लेके मैं काम करने के लिए निकला साहब। इससे पहले आदिलाबाद पार्लियामेंट में केवल आदिलाबाद में 22,000 एमएलसी वोटर्स एनरोल में था साहब। तो अभी ये 48,000 का एनरोलमेंट को रीच हुए साहब। ये मैं पार्लियामेंट एमएलसी एनरोलमेंट कन्वीनर का पद जो लेके, इंचार्ज लेके एनरोलमेंट वोटर्स का कन्वीनर का पद लेके मैं ये इसमें काम करके ये 2 महीने में 22,000 एनरोलमेंट लास्ट इलेक्शंस में था। अभी इसको 48,000 एनरोलमेंट तक करके लाया है साहब। और यही नाता है मेरे को टिकट देना बोल के नहीं है साहब। मैं बेसिकली ये एमएलसी इलेक्शंस बोले तो साहब 70% टीचिंग प्रोफेशंस का इलेक्शन है साहब। इसमें गवर्नमेंट टीचर्स रहते हैं, प्राइवेट टीचर्स रहते हैं साहब। तो ये टीचर्स, प्रोफेसर्स, कॉरेस्पॉन्डेंट्स का रहते हैं साहब। तो मैं जो हूँ, मैं खुद ये प्रोफेशन का हूँ साहब। मैं खुद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाया हूँ और मैं क्रांति एजुकेशन सर्विसेज बोल के मैं दूसरे जिला में इंजीनियरिंग सीट समझो, मेडिकल सीट समझो, हायर एजुकेशन के लिए मैं करेस्पॉन्डेंट करके सबको मैं डायरेक्शन देके ये कॉलेज में आपको रैंक को ये कॉलेज में सीट मिल सकता है, ये कॉलेज में ऐसा आपको मैं अकोमोडेट करवा सकता हूँ, ऐसा बोल के ये पूरे 4 जिले के पब्लिक को स्टूडेंट्स को मैं अलग-अलग मेदक पार्लियामेंट समझो, ये पूरे 6 पार्लियामेंट आते हैं साहब। मेदक पार्लियामेंट आता है, हुज़राबाद पार्लियामेंट आता है, निज़ामाबाद आता है, आदिलाबाद पार्लियामेंट आता है, पेद्दापल्ली पार्लियामेंट आता है, करीमनगर। ये हर एक पार्लियामेंट में मेरे को 8 से 10,000 स्टूडेंट्स मैं मेरे सर्विस से, मेरे क्रांति एजुकेशनल सर्विसेज से सर्विस लेके उन्होंने इंडिया के अलग-अलग स्टेट्स में सीट्स पाए वाले हैं साहब। मेरे खुद की पार्लियामेंट रीजन में मैं 20,000 के ऊपर स्टूडेंट्स को मैं सर्विस दिया साहब। बोले तो हायर एजुकेशन जाने के लिए मैं उनको ये कॉलेज में जाने के लिए, वो कॉलेज में गाइडेंस करके उनको सीट्स कराया साहब। और ऐसा करने से मेरे को इंडिया लेवल में है सो हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, कॉलेजेस का चेयरमैन लोगों से, करेस्पॉन्डेंट लोगों से अच्छी तरह मेरा पर्सनल रिलेशन जुड़ा है साहब। ये बाकी के बीजेपी के उम्मीदवार लोग रहते हैं, उनसे नहीं रह सकता साहब। और बेसिक क्या है, मेरे पिताजी हैं, उन्हों गवर्नमेंट टीचर थे साहब। टीचर करते-कर रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर के पद पर उन्होंने रिटायर्ड हुआ साहब। उन्होंने वो टाइम पे सोच के आदिलाबाद में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस रहे तो ही इधर डेवलपमेंट पब्लिक को गवर्नमेंट में तो हम नहीं कर सकते साहब। हमारे उनके फ्रेंड्स के टीम बना के, मेरे मदर को उसमें मेंबर बना के, उन्होंने गटके लक्ष्मण साहब ने जो मेरे पिताजी हैं, उन्होंने इंस्टीट्यूशंस के करने के लिए उनका एक टीम से आदिलाबाद में पहले साईं बाबा एजुकेशनल ट्रस्ट बोल के एजुकेशनल सोसाइटीज़ बोल के लगा के नालंदा इंस्टीट्यूशंस बोल के करे साहब। वो आज नालंदा जूनियर कॉलेजेस है, डिग्री कॉलेजेस है। ऐसा ही वाग्देवी डिग्री कॉलेजेस बोल के उन्होंने स्टार्ट करे साहब। और मेरे बड़े पिताजी गटके सुदर्शन साहब हैं। ये प्राइवेट टीचर्स के लिए स्कूल एजुकेशन में ये 6 पार्लियामेंट सेक्टर्स में सरस्वती शिशु मंदिर बोल के ये विद्या भारती के अंडर चलता है साहब। ये आरएसएस के अंडर, विद्या भारती के अंदर ये संस्थाएँ चलते हैं साहब। ये संस्था का फाउंडर मेंबर में मेरा पिताजी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये कंबाइंड आंध्र प्रदेश जिसमें ये फाउंडर मेंबर में मेरा बड़े पिताजी एक मेंबर है साहब। इससे मेरा गटिका सुदर्शन उनका नाम है साहब। गटिका बोल के मेरे नाम से ये पूरे ये शिशु मंदिर के जो भी टीचर लोग हैं, ये हम आचार्य जी लोग बोलते हैं, गुरुजी लोग बोलते हैं। ये गुरुजी लोगों का पूर्ण कार्य गटिका सुदर्शन का बेटा है बोल के मेरे को सपोर्ट मिलता है साहब। और डायरेक्टली क्या है, ये मैं पूर्व विद्यार्थी परिषद बोल के एक ओल्ड स्टूडेंट्स का पूरा एसोसिएशन रहता है सर। हमारा अलुमिनी स्टूडेंट्स का पूरा एसोसिएशन रहता है। ये टोटल 1 लाख
के ऊपर वोट्स रहते सब। ये टोटल 3,90,000 वोटर्स जो इसमें एनरोल है, उसमें 1 लाख वोटर्स रहते सब। ये पूर्व विद्यार्थी परिषद के मेंबर हूँ सब, मेंबर फाउंडर मेंबर के जैसा हूँ सब मैं। और उसमें मैं ये पूर्व विद्यार्थी परिषद के लीडर सबसे मेरे को ये है, मेरा आदिलाबाद पार्लियामेंट का मैं सेक्रेटरी हूँ साहब इसका। ये जोन में 42 स्कूल्स रहते साहब, बड़े स्कूल्स रहते, जो 5,000 के ऊपर स्टूडेंट्स पास होके बाहर निकल गए साहब। तो वैसा ये हर एक स्कूल का पूर्व विद्यार्थी परिषद कमिटी लोगों से मेरे को अच्छा रिलेशन है साहब। और स्टेट कमिटी पूर्व विद्यार्थी परिषद के लोगों से मेरे को अच्छा रिलेशन है साहब। ये 42 शिशु मंदिर स्कूल्स के स्कूल कमिटी जो रनिंग कमिटीज रहते हैं साहब, वो पूरे लोगों से मेरे को अच्छा रिलेशन है साहब। ये मेरे को अगर आपको टिकट इलेक्शन में दिया तो सक्सेस होने के लिए मेरे को काम आता है साहब। अगर तुम्हारी पार्टी की तरफ से आपको टिकट मिलेगा तो सब सारी वोट्स आप जो कुछ भी बोल रहा था सब वो गिरेगा आपको? तो मेरे को टिकट दिए तो ये लोग पूरे बीजेपी को वोट डालते बोल के मैं नहीं बोल रहा साहब। ये शिशु मंदिर में जो भी पढ़ा है बच्चा वो पूरा बीजेपी को डालने वाला ही रहते साहब। ये हमारे नेशनलिज्म आइडियोलॉजी से शिशु मंदिर को डेवलप करते हुए आए सब। ये इसमें मैं मेरा बोलने का मतलब क्या है साहब, मैं ये शिशु मंदिर का पूर्व विद्यार्थी रहने से मेरे को एडिशनल बेनिफिट रहता है। क्या बोले तो इसमें एक लाख से ज्यादा वोटर है साहब। इसमें 10,000 वोटर भी अरे हमारा स्टूडेंट है, मेरे साथ पढ़ा सो बच्चा है बोल के उन लोगों को अगर लगा, वो और एक 10,000 लोगों को मिला के मेरे को वोट कराने के लिए काम आ सकते सब। ये मेरा एडिशनल मेरा क्या बोलते हैं मेरा ये है बोल के मैं कॉन्टेस्ट करने कैंडिडेट्स में है, सो बेनिफिट्स में मेरे को ज्यादा ये एडिशनल बेनिफिट पॉइंट है बोल के मैं बोल रहा हूँ सब ऐसे। तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में पार्टी के लिए और लोगों के लिए जो तुम्हारे जिला की लोगों हैं उन लोगों के लिए क्या पार्टी की तरफ से आप क्या किया और व्यक्तिगत तौर पे आप क्या किया? मैं हर एक मूवमेंट में साहब पार्टी जो भी मूवमेंट दिए है और कुछ इंडिपेंडेंट मूवमेंट भी लेना पड़ता साहब, बोल तो हमारे एरिया के हिसाब से 2000 ईयर एग्जैक्ट याद नहीं है साहब। चंद्रबाबू नायडू साहब ने आईआईटी हमारे बासारा को दिए थे साहब। चंद्रबाबू नायडू साइड निकलने के बाद वाईएस राजशेखर रेड्डी जैसा बनते आईआईटी हमारे बासारा से निकाल के जब बासारा हमारे कंबाइंड आदिलाबाद में आता था साहब, तो वो आईआईटी मूवमेंट के लिए साहब मैं पर्सनली मैं धर्मेंद्र सिंह साहब बोल के और कंदी श्रीनिवास साहब बोल के हमारे टीचर लोग हैं, वो कांग्रेस का लीडर कंदी श्रीनिवास नहीं है और ये टीचर कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब बोल के है। ये हम टीचर इनको साथ मिलके कोऑर्डिनेशन करके पूरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कोऑर्डिनेट करके ये बासारा आदिलाबाद में ही आईआईटी का इंजीनियरिंग कॉलेज बासारा में छोड़ना बोल के हम फाइट करे, तो हम बासारा नहीं ला सके सब। लेकिन ट्रिपल आईटी हम बासारा में आए जैसा करते थे। ये पूरा बैकग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन करके सबको मिला के 47 डेज की 48 डेज की जब हंगर स्ट्राइक्स करे सब। ऐसे हमारे आदिलाबाद में यूनिवर्सिटी नहीं था सब पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए। पूरा कंबाइंड आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में एक ही जिला है उसमें यूनिवर्सिटी नहीं है सब। वो यूनिवर्सिटी के लिए हम प्लान करके वो यूनिवर्सिटी हम 2009 में उटनूर में गवर्नमेंट लैंड का ये भी करे सब। 280 एकर्स का लैंड का एक्विजिशन भी करे। बाद में गवर्नमेंट बदल गया, टीआरएस आ गया, फिर वो यूनिवर्सिटी का इश्यू ऐसे पेंडिंग था। इससे पहले हम पायल शंकर जी एमएलए के जीतने से पहले भी यूनिवर्सिटी स्टेशन जो भी कर रहे हैं उसमें मैं सामने रह के वो यूनिवर्सिटी स्टेशन में भाग लिया सब। अभी हम ऐसा जो भी अभी अनएम्प्लॉयड इश्यूज में लेके गए थे सब। परसों रिसेंटली डीएससी सिलेक्शंस में गवर्नमेंट जो डीएससी टीचर लोगों को भर्ती किए हैं उसमें हमारे मेरे स्टूडेंट्स लोग थे सब। तो उसको सेकंड रैंक मिला है, उसको नहीं दिए, थर्ड रैंक वालों को दिए थे। हमारे एमएलए साहब के पास जाके वो सेकंड रैंक वालों को पहले नौकरी मिले जैसे हम करे सब। ऐसे 12 रैंक वाला भी मेरा स्टूडेंट था, उसको नौकरी देके 100 रैंक तक बच्चों को नौकरी दिया। ऐसे जो गलतियाँ करे थे उसको हम मूवमेंट क्रिएट करके वो बच्चों को पकड़ के वो स्टूडेंट्स को पकड़ के हमारे पार्टी के हाईकमांड के नज़र में लेके जाके उनके सपोर्ट से हम मूवमेंट करके हम हर एक इश्यू में उन लोगों को जस्टिस मिला? हाँ 100% जस्टिस मिला। जस्टिस मिलने तक हम लोग अरेस्ट हो गए, हमारे ऊपर कांग्रेस गवर्नमेंट में केस डाले, लेकिन बच्चों को जस्टिस मिला साहब। सर केसीआर सरकार में ज्यादा पोस्ट फिल हुआ रेवंत सरकार में ज्यादा पोस्ट फिल हुआ मतलब भर्ती ये पोस्ट फिल करने का भर्ती भर्ती अभी तक तो कुछ नहीं हुआ साहब। ये इलेक्शन की ड्रामा है साहब पोस्ट फिल करने का। केसीआर इलेक्शन के टाइम पे भर्ती करता 30,000 है, से ज्यादा बच्चों का ऐसा वो कुछ ज्यादा था? नोटिफिकेशंस पूरा केसीआर के सरकार में डाले है सर। हाँ। वो कंपलसरी फिल करना ही पड़ता था सर। मैं भर्ती करा बोलता, नया नोटिफिकेशन जो डाल के उसको रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट करे तो रेवंत रेड्डी साहब दिए अभी जैसा तक रहता। एक भी नहीं अब दिया पेंडिंग प्रोजेक्ट्स नया रहते वाला। सर। अभी तक नया रिक्रूटमेंट एक भी रेवंत रेड्डी सरकार ने नहीं डाला सर। और अब 4 जिले की वो जो ग्रेजुएट एमएलसी चुनाव आ रहे हैं इस पद के लिए मतलब ये उम्मीदवार बनने के लिए आपकी खुद की पार्टी में ज्यादा कंपटीशन भी ऐसा मैं सुना था। हाँ सर। आपको ये कंपटीशन मिटा के आप टिकट मिलने की चांसेस हैं? कंपटीशन तो हर एक फील्ड में रहता है सर। अब पॉलिटिक्स में ज्यादा रहता है कंपटीशन। नहीं रहना, मैं कंपटीशन नहीं रहे फील्ड में मैं जाते बोल तो मैं कुछ नहीं कर सकता सर। तो कंपटीशन तो रहता ही चाहिए। मैं अगर पार्टी को सूटेबल कैंडिडेट लगा, मेरे को टिकट देने से पार्टी जीत सकती,
पार्टी से पब्लिक को कुछ सेवा मिल सकती, ऐसा अगर हमारा हमारे हाईकमांड अगर सोचे तो 100% मेरे को टिकट देती साहब। अगर मैं मेरे से अच्छा दूसरा अभी आदमी है, कोई भी मेरे से अभी हाँ, कॉम्पिटिशन में ऐसा हाँ, आदमी है, हाँ। पार्टी अगर मैं मेरे से अच्छा उनको टिकट दिए तो जीत सकती बोल के मेरा हाईकमांड सोची, तो उनको टिकट मिल सकता साहब। सबसे अच्छे वाला को टिकट दिया तो आप सहमत हैं? 100% सहमत हूँ साहब। मेरे से अच्छा वाले को नहीं, पार्टी जो भी डिसीज़न दिया, उसके उससे ऊपर मैं डिपेंड आज तक मैं वही करा ना साहब। मैं बीजेपी पार्टी में, मैं एबीपी में काम करता है, मैं वही सीखा साहब। मेरा पहला मैं वही सीखा है, पार्टी का डिसीज़न को फ़ॉलो करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। मैं 100% ओबेड करता हूँ। अगले इलेक्शन के लिए मैं तैयार करता साहब। इसलिए इस साल मैं इस ये टाइम पे मैं कहीं के लिए फेल हो गया, मेरे को टिकट कहीं के लिए नहीं मिल सका। वो पॉइंट्स को मैं एनालाइज़ कर लेके उसको रेक्टिफ़ाई करके अगले इलेक्शन में मैं टिकट के लिए कोशिश करता हूँ। अगर आपको पार्टी टिकट दिया समझो, अब वो अगर जीत गया समझो, आप क्या-क्या करने वाला है? जो ग्रेजुएट्स आपको वोट देने वाला था? ये बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है साहब। हुँ, इसको एमएलसी या इलेक्शंस के क्या ये बोले तो साहब ये हुँ। पूरे ये आधा तेलंगाना का, ये 6 पार्लियामेंट रीजन इसमें आता है साहब। सच में? 17 पार्लियामेंट अच्छा। में ये 6 पार्लियामेंट रीजन इसमें आता है साहब। ये इसको क्या ग्रेजुएट सिलेक्शन बोल के इसको छोटा लिमिट स्कोप बनाया है साहब। ये पूरा तेलंगाना के जो मेधावी समाज में है साहब, जो हायर एजुकेशन करके जो मेधावी समाज में है साहब, हुँ, ये खाली ग्रेजुएट बोले तो साहब इसका मतलब बहुत बड़ा रहता है साहब। इसमें टीचर्स रहते, इंजीनियर्स रहते, डॉक्टर्स रहते, लेक्चरर्स रहते, एडवोकेट्स रहते और गवर्नमेंट सेक्टर में डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में काम करने वाले रहते। इसमें एम्प्लॉयड भी रहते, हुँ, अनएम्प्लॉयड भी रहते और रिटायर्ड एम्प्लॉय भी रहते साहब। ये पूरा बहुत स्कोप का इलेक्शन है साहब। ये मेधावी लोगों का सोच कैसा है? हुँ, कौन से पार्टी हुँ, के तरफ है ये सोच? हुँ, आने वाले इलेक्शन में ये मेधावी लोग किसको वोट डालने वाले हैं? अभी है सो रूलिंग पार्टी सक्सेस है, फेल है। ये पूरा उनका सोच ये इलेक्शन में बढ़ दिखता साहब। ये इनका सोच को अगर अब मेरे को भगवान की कृपा से मेरे पार्टी के अधिष्ठान ने मेरे को सोच के मेरे को टिकट दिया। अगर मैं 100% इसमें जीत के आने का चांसेस है साहब। अगर मैं जीत के आए तो ये लोगों को सैटिस्फाई करने के लिए जो गवर्नमेंट को इनका इश्यूज़ जो भी है, ये प्राइवेट सेक्टर में जॉब करे सो वालों का, बिज़नेस करे वालों का इश्यूज़ इसमें आता है, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने वाले सा उनका इश्यूज़ आता है, अनएम्प्लॉयड इश्यूज़ इसमें आता है। ये सब को लेके इनका इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए मेरे तरफ से आज तक करते ही आ रहा हूँ, अभी भी करने का कोशिश करता हूँ सब पार्टी के जैसा जनरल इलेक्शन में ऐसा वोट को नोट से खरीदते हैं, हम देख चुका है। हुँ, कहीं ऐसा चलते रहता था, दशाब्दों से ऐसा चल रहा था। हुँ, आप अगर आपको टिकट मिले तो इवन ग्रेजुएट वोटर को भी आप पैसे खर्चा करना पड़ेगा। हुँ। आप अगर मिले तो आप भी खर्चा करेगा, सिर्फ मतलब भाषण से चलेगा, सिर्फ भाषण से। ऐसा नहीं रहता साहब, ये ग्रेजुएट वोटर वैसा सोचता बोल के तो मैं नहीं सोचता साहब। लेकिन मीडिएटर लोग रहते हैं, मेरे हाथ में इतने वोट है, मेरे हाँ, हाथ में इतने वोट है बोल के हाँ, हाँ। उनको देना है, वैसा देना है बोल के मीडिएटर लोग उनको पहुँचने के लिए हुँ, इतना वो सब ऐसा चलते रहता है। ये इलेक्शन में कॉमन थिंग है साहब, हुँ, आजकल उसके बारे में अपन डिस्कस करना भी अच्छा नहीं लगता है। हुँ, लेकिन मैं एक प्रॉमिस कर सकता हूँ, मैं अगर जीत गया, तो हुँ, मेरे पार्टी के सहयोग से इससे पहले जीवन रेड्डी साहब ने जीता साहब। हुँ, पब्लिक ने ये इसमें इलेक्शन में अब इस जीवन रेड्डी साहब से पहले स्वामी गौड़ साहब ने जीता साहब। हुँ, ये कैसा रह रहा बोलते हो इधर का चुनाव अपोजिशन पार्टी को जिता रहे साहब। रूलिंग पार्टी अब जो उससे पहले कांग्रेस थी, जब हुँ, स्वामी गौड़ साहब को जिताए, हुँ, हुँ, टीआरएस थी, जब जीवन रेड्डी साहब को जिताए। जो पार्टी को अपोजिशन समझते, वो पार्टी के कैंडिडेट को जिता रहे साहब। तो जो लोग जीवन रेड्डी साहब थे, उन्होंने प्रचार के लिए भी 4 जिला ये 6 पार्लियामेंट रीजन में नहीं आ सका साहब। तो और जीतने के बाद तो हमारा आदिलाबाद पार्लियामेंट तो एक बार भी नहीं आया साहब। मैं वैसा तो नहीं रहूँगा, ये बहुत बड़ा सेक्टर रहता है। ये इस सेक्टर में ये विंग भी बड़ा है, पब्लिक भी, वोटर्स भी बहुत बड़ा विंग है। ये सबको फुलफिल करने के लिए मेरे तरफ से आप जितना कहने प्रयास की होगा वो मतलब है करूँगा साहब। आज ये ग्रेजुएट चुनाव में बीजेपी जीतने वाला है, आपकी कहने की 100% मतलब है। 100% मेरे उतने को कॉन्फिडेंट टिकट के साथ आप कैसे बोल रहे हैं? उतना कॉन्फिडेंस के गवर्नमेंट के उत्तर उतना नेगेटिव है साहब और हुँ, बीजेपी के बारे में पब्लिक को समझ में आ गया है साहब। ये झूठे हामिस, झूठे इलेक्शन प्रॉमिसेस बीजेपी पार्टी वाले नहीं करते, इसलिए बीजेपी पीछे गिर गई। इनको ही वोट डालना करेक्ट है बोल के ये मेधावी लोग, ये इलेक्शन में तो अब ये मेधावी लोग रहते हैं ना साहब, हाँ, ये हाँ, मेधावी लोगों को हाँ। तो पूरा समझ में आ गया है, हुँ, बीजेपी क्या है, टीआरएस क्या है, कांग्रेस क्या है, समझ हुँ, में आ गया है। खुद मैं अभी ये इलेक्शन के दौर पे मैं पूरा घूम के हूँ साहब, जाके अभी देखो साहब साल भी नहीं हुआ है। समग्र शिक्षा एम्प्लॉइज़ पूरे रोड पे बैठे हैं। हुँ, हुँ, और हमारे आदिलाबाद में टीआरटी टीचर्स रहते, पीआरटी टीचर्स रहते, सीआरटी टीचर्स रहते, सीआरटी टीचर लोग भी रोड पे बैठे हैं, हुँ, धरना कर रहे हैं सब। तो ऐसा अब 1 साल भी नहीं हुआ है, उनके जो प्रॉमिस करे हैं वो फुलफिल नहीं कर रहे बोल के, पूरे सीआरटी टीचर्स लोग आदिलाबाद में स्ट्राइक पे बैठे हैं और इधर आदिलाबाद में पूरे स्टेट भर में बैठे हैं। अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, जो भी प्रॉमिसेस करे वो फुलफिल नहीं हो रहे बोल के स्ट्राइक तक आने तक सिचुएशंस आया बोलते हो, कितने पब्लिक के मन में, ये एजुकेटेड पीपल के मन में
ये मेधावी लोगों के दिल में ये गवर्नमेंट के ऊपर कितने नेगेटिव है आप समझ सकते हैं सर। अगर आगे जीएचएमसी इलेक्शंस में चुनाव भी आने वाला है हम्म। और भाई इस तरफ कैसा रहेगा आपका बीजेपी की इम्पैक्ट कैसा रहेगा जीएचएमसी इलेक्शंस में? आने वाले मतलब इलेक्शंस में जीएचएमसी समझो, ये लोकल बॉडी इलेक्शन समझो, उसमें सरपंच, एमपीटीसी, जेडपीटीसी, म्युनिसिपल काउंसलर्स, कॉर्पोरेशन से जो भी समझो और एमएलसी इलेक्शन समझो, मेरे अंदाज से हमारे पार्टी पूरे तैयार करके रखी है सब। इस बार तेलंगाना के ऊपर सेंट्रल पार्टी परफेक्ट फोकस करके है। हर एक जगह पे किधर-किधर हमारे माइनस पॉइंट्स है, किधर-किधर हमारे जोश बढ़ाना है, वो पूरा एनालाइज़ करके है। ये अभी तो आने वाले इलेक्शन में आप खुद देखते हैं साहब 100% हमारे पार्टी जोर से आगे जाएगी साहब। థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గట్టిక క్రాంతి కుమార్ గారు. आपकी वैल्यूबल टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया.